बच्चों, आज मैं आप लोगों को ग्रामीण जीवन यापन के स्वरूप के बारे में बताऊंगा कि गांव में जीवन बसर कैसे किया जाता है, उनकी आमदनी का क्या स्रोत है, वो कैसे कमाते हैं। क्योंकि बिना पैसे का जीना तो मुश्किल है। उसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले कृषि एवं ग्राम जीवन के बारे में जानेंगे। फिर किसान कितने प्रकार के होते हैं, बड़े किसान, छोटे किसान, सीमांत किसान, भूमिहीन किसान, इस सब के बारे में जानेंगे। फिर एक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है, जिसे हम लोग मनरेगा के नाम से जानते हैं, नरेगा, मनरेगा। आजीविका के आजीविका में गरीब महिलाओं की क्या भागीदारी है, इसके बारे में जानेंगे। और फिर उसका साधन क्या है आजीविका का, इसको हम लोग समझेंगे तो हम लोग ग्रामीण जीवन में जीवन यापन के स्वरूप को समझ सकते हैं। देखिए, गांव हो या शहर हो, आजीविका चलाने की स्थितियां अलग अलग हैं। गांव की आजीविका दूसरे ढंग से चलती है, शहर की दूसरे ढंग से चलती है। जो पैसा कमाने की जो स्थिति है, आजीविका चलाने का अर्थ है जीवन बसर करने के लिए कमाई करना, पैसा जुटाना, वही तो आजीविका है। अब शहर में बहुत तरह का व्यवसाय है, बहुत तरह का उद्योग है, बहुत तरह का पेशा है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर हैं। गांव में अलग चीज़ है। गांव में जैसे पशुपालन है, खेती है, गांव में और छोटे-छोटे जो शिल्प का काम होते हैं, जैसे लोहारगिरी है, बढ़ईगिरी है, यही सब आजीविका का साधन है। बहुत बड़े साधन गांव में जैसे शहर में है, वैसे नहीं है। तो गांव में आजीविका का साधन अलग है, शहर में आजीविका का साधन अलग है। शहर में अलग ढंग से पैसा कमाया जाता है, नौकरी होती है, और गांव में अलग ढंग से पैसा कमाया जाता है। इस चैप्टर में हम लोग गांव की आजीविका के बारे में जानेंगे, क्योंकि जीवन बसर करने के लिए पैसा ज़रूरी है। या जहाँ देखिए, या किसान है, या डॉक्टर हैं, ये पुलिस में हैं, ये वकील हैं, या कोई और काम कर रही हैं, इस तरह का अलग-अलग काम है। गाँव में क्या है, ये जो किसान हैं, यही गाँव की प्रमुख आजीविका का जो आधार है, वह कृषि है। खेती ही गाँव में आजीविका का प्रमुख आधार है, चूँकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अधिकांश आबादी गाँव में रहती है। अब जो शहरीकरण की जो दौर, आजकल शहरीकरण का जो दौर चल रहा है, इसमें अब गाँव में उनकी भूमि को काट-काट के लोग वहाँ का जो है अब मकान बनाने लगे, शहर बनाने लगे। चूँकि आबादी बढ़ी, जनसँख्या बढ़ी। अब जो शहर में जो जनसँख्या रहती थी, जब आबादी बढ़ी तो वह शहर के किनारे जो गाँव था, बाहरी क्षेत्र पे जो गाँव था, अब वहाँ पर बसने लगे। यानी शहरीकरण के दौर में गाँव छोटे होते चले जा रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके गाँव की जो प्रमुख आजीविका का जो आधार है, वो कृषि ही है। यही उनके रोज़ी-रोटी का मुख्य आधार है और इसी से उनका भोजन चलता है। खेती करते हैं, जो अन्न उत्पादित होता है या जो नगद फसल उत्पादित हो रहा है, उससे वे कुछ आय प्राप्त करते हैं, उसको बेचते हैं बाज़ार में और उससे अपना जीवन यापन करते हैं। कुछ जातिगत पेशे भी हैं गाँव में, जैसे बढ़ई, लोहार, कुम्हार, मोची, धोबी या और भी हो सकते हैं। ये जातिगत पेशे हैं, जो जिस जाति का है वह काम कर रहा है। धोबी का काम, मोची का काम, लोहार का काम, कुम्हार का काम, बढ़ई का काम। तो ये लोग भी अपना पेशा अपनाकर आजीविका चला रहे हैं, कृषि के अलावे। क्योंकि ये लोग अधिकांश भूमिहीन होते हैं, इनके पास भूमि नहीं होती है। तो ये अपने जो उनका जातिगत पेशा है, उसके आधार पर ये काम करके पैसा कमाते हैं और अपनी आजीविका चलाते हैं। जैसे देखिए, धोबी अपना काम कर रहा है या कुम्हार अपना काम कर रहा है। कृषि में कई तरह के काम शामिल हैं। हम लोग समझते हैं कि खेती आसान है, बहुत ही मुश्किल काम है। और वह गरीब किसान धूप में, बारिश में, कीचड़ में, हर जगह खड़ा होकर वह अपना काम करता है, अन्न उत्पादित करता है और वह हमको भोजन उपलब्ध कराता है। इसमें कई काम करने पड़ते हैं, जैसे खेत को तैयार करना, रोपाई, बुआई, निराई, कटाई, ये सब कृषि का ही अंग है। ये जब सब होगा, यानी खेत तैयार करने से कटाई तक, तब उत्पादन होगा। एक फसल कटने के बाद अब उस खेत को फिर अगले फसल के लिए तैयार किया जाता है, जोता जाता है। अगर आपके पास ट्रैक्टर है, तो ट्रैक्टर से जोतिए, नहीं तो हल बैल से जोतिए। और उसके बाद फिर बुआई होता है, फिर फसल तैयार हो गया, कटाई होगा, रोपाई होगा, ये सब होता रहता है। रोपाई होगा, फिर बुआई,
उसके बाद फिर सिंचाई होगी, लास्ट में कटाई होगी। ये सब क्रियाएँ कृषि के अंतर्गत आती हैं। जैसे देखिए सब क्रिया है, यहीं पर जोताई हो रहा है, ये कहीं पर बुआई हो रहा है, कहीं पर कटाई हो रहा है, फिर कीटनाशक दवा छिड़कना पड़ता है, खाद छिड़कना पड़ता है, खाद देना पड़ता है। वो समय-समय के अनुसार किसान को पता है, वो मौसम के अनुसार खेती करता है, उसे पता है कि कब क्या करना है, कब उसमें पानी की ज़रूरत है, कब उसमें खाद की ज़रूरत है, कब उसमें कीटनाशक की ज़रूरत है। वह अपना उस तरीके से खेती करता है और अन्न उत्पादित करता है। किसान मुख्यतः प्रकृति पर निर्भर करता है, चूँकि सिंचाई का उतना साधन तो है नहीं, और फिर प्रकृति के अनुसार ही फसल होगा। कोई फसल ठंड में होती है, कोई फसल धूप की ज़रूरत पड़ती है। तो ऋतु के अनुसार वो फसल उत्पादित करता है, और भूमि की प्रकृति के अनुसार, किस प्रकार की भूमि है, उस भूमि में कैसा है, क उसमें कौन-सा मात्रा, किस खनिज का और किस लवण की मात्रा अधिक है, उसके आधार पर फसल तैयार होता है। और फिर ऋतु के आधार पर, अब ज़्यादा बारिश की ज़रूरत है उस फसल को तो बरसात में, अगर उसको कम ताप की ज़रूरत है, कम रोशनी की ज़रूरत है या कम गर्मी की ज़रूरत है तो जाड़ा में, अधिक रोशनी की या धूप की ज़रूरत है, गर्मी की ज़रूरत है तो गर्मी में। इस प्रकार ऋतु के इर्द-गिर्द ही उनका किसान अपना खेती करता है और उत्पादित करता है अन्न को। वो हमारे लिए भोजन उपलब्ध कराता है। इस थाली में भोजन के जितने भी प्रकार हैं, ये सब किसान के द्वारा उत्पादित हैं। अगर वो उत्पादन बंद कर दे, तो ये हमें मिलना मुश्किल हो जाएगा। उत्पादन कम होता है तो हमें आयात करना पड़ता है, दूसरे देशों के किसान जो उत्पादित करते हैं उसको मँगाना पड़ता है। तो इसलिए ये सब किसान ही हमें भोजन उपलब्ध कराता है, इसलिए वास्तव में अन्नदाता वही है। पूरे भारत के अलग-अलग फसल उगाने के बावजूद, कहीं पर कुछ हो, कहीं पर कुछ, ठंडा क्षेत्र में अलग, भूमि की प्रकृति के अनुसार अलग, अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग फसल उगते हैं, लेकिन उनकी समस्याएँ एक हैं। किसान समस्याग्रस्त है, कर्ज में डूबा हुआ है। स्थिति यह है कि वह फांसी लगाने पर, आत्महत्या करने पर मजबूर हो जा रहा है, क्योंकि उत्पादन का मूल्य उतना नहीं है जितना की लागत है। वह अपना श्रम बेचता है, श्रम लगाता है, प्लस खाद बीज का खर्च है, 2-3 परिवार उस पे लगे हुए हैं, उसकी मजदूरी, सब अगर जोड़ लीजिए तो उत्पादन का जो मूल्य है वह इस श्रम के मूल्य प्लस खाद बीज और कीटनाशक का मूल्य इतना नहीं निकल पाता है। इसके लिए वो कर्ज लेता है, और कर्ज चुकाने की स्थिति में वह रह नहीं पाता है, क्योंकि उत्पादन का मूल्य बहुत कम हो जाता है। ये जो व्यापारी है, थोक व्यापारी और इस तरह के जो बीच के जो दलाल वर्ग है, ये किसानों से सस्ते दाम पर खरीदते हैं और उसको फिर अपने यहाँ होल्ड कर लेते हैं, स्टॉक कर लेते हैं, और जब उसकी किल्लत होती है तो महँगे दाम पर उसको बेचते हैं। ₹2 ₹3 किलो खरीद लेते हैं आलू मान लीजिए, उसको ले जाकर कोल्ड स्टोरेज में रख दिए, और फिर उसको ₹10 और ₹20 किलो बेचते हैं। तो किसान को तो 2 ही रुपया मिला मूल्य। अधिकांश लाभ कौन ले गया? जो न तो खेती किया और न तो उसमें मेहनत किया, वह सिर्फ़ पूँजी लगाया और उस पूँजी से 2-4 महीने के बाद अत्यधिक मुनाफ़ा कमाया। तो सारा लाभ तो ये बिचौलिए ले जा रहे हैं। ये किसान की स्थिति है, इस पर सरकार विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। गाँव की अधिकांश जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आश्रित होकर सामान्य फसल के साथ-साथ नकदी फसल जैसे आम, लीची, गन्ना, तंबाकू इत्यादि इसका उत्पादन करती है। जो मेन है फसल, वो सामान्य फसल का तो उत्पादन हो ही रहा है, साथ में नकदी फसल का भी उत्पादन करते हैं, और उससे जो ये नकदी फसल का उत्पादन हो रहा है, इसको निर्यात करने की स्थिति भारत में बनती है, उनके नकदी फसल उपजाने के कारण। और फिर जब निर्यात होती है, तो विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। अर्थात देश की अर्थव्यवस्था में किसानों का बहुत बड़ा योगदान है। ये उत्पादन करते हैं, तभी हम निर्यात की स्थिति में पहुँचते हैं, चाहे वो सामान्य फसल हो या फिर वो नकदी फसल हो। कृषि में उत्पादन बढ़ेगा, तो राज्य की आय बढ़ेगी और अंततः प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। ये सब एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। कृषि में आय उत्पादन ज़्यादा होगा, तो आय बढ़ेगी राज्य की, और जब राज्य की आय बढ़ेगी, तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। निष्कर्षतः कृषि गाँव में लोगों की जीविका की गारंटी देने की रीढ़ है।
अगर कृषि को गाँव से हटा दिया जाए, तो फिर गाँव में कुछ बचा ही नहीं। वही है जो उनको आजीविका प्रदान कर रहा है। गाँव के लोग अगर ज़िंदा हैं तो कृषि के कारण ज़िंदा हैं, खेती के कारण ज़िंदा हैं और इससे हमारा जीडीपी भी बढ़ रहा है, क्योंकि उत्पादन अधिक हो रहा है। नई-नई तकनीक लगा के अब किसान भी थोड़ा समझदार हो गए हैं और वे अब उन्नत बीज, खाद का प्रयोग, कीटनाशक का प्रयोग ऐसा करके और हाइब्रिड बीज जो आ गया है, कम भूमि में अधिक से अधिक उत्पादन करना, इस तकनीक को वे समझ गए हैं और उत्पादन जो है उसकी मात्रा अब बढ़ती जा रही है और इससे हमारा जीडीपी भी बढ़ रहा है। निष्कर्षतः गाँव में आजीविका का मुख्य साधन कृषि है। धन्यवाद।